ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। 4 अगस्त के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि उनका मुल्क अपनी इलाकाई सालमियत का दिफा करेगा, ताहम तनाज़े को वुसअत देने का इरादा नहीं। पज़ेश्कियान के मुताबिक ईरान को एक ऐसा माशरा कायम करने पर काम करना चाहिए जो दुश्मन की मुदाखलत, दरअंदाजी या मुल्क में तकसीम पैदा करने का मौका ना दे। दूसरी जानब अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूँ। We are talking right now, we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. जानिए लबनान में फ्रंट लाइन पर जाने बचाने वालों की अपनी जिंदगियां क्यों महफूज नहीं। मुझे मेरी बेटी इसकी माँ की बाहों में मिली। मेरी बीवी के बाजू पर श्रैपनल लगा था और ऐसा लग रहा था जैसे बाजू जुदा हो गया हो। एक और श्रैपनल मेरी बेटी की गर्दन पर लगा। दोनों बुरी तरह झुलस चुकी थीं। मैंने अपनी बेटी को उठाया, इसकी सांसें अभी चल रही थीं। वो बुरी तरह जल चुकी थी और इसे शदीद जख्म आए थे। इंसाफ के लिए खड़े होने वाले मेरे इकलौते बेटे को गोली मार दी गई। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला रावलाकोट में हमने क्या देखा। उसको शौक ही था, वो कहता शाहज़ाद का बहुत बड़ा रुतबा था, हक के लिए लड़ती, गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारी। भारत में तुलबा एहतजाज के दौरान पैलेट गन का शिकार मुजाहिरीन इंडिया की सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अगर सामने कोई प्रोटेस्टर है जिसके हाथ में कोई गन है या फिर कुछ ऐसा आइटम है जो वायलेंस क्रिएट कर सकता है, अगर आप उसको तब यूज़ कर रहे हैं, वो लगता है कि ठीक है, पुलिस अपने कंट्रोल मतलब अपने खुद के बचाव के लिए यूज़ करे। बट अगर सामने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, आप उनके ऊपर करो, ये टोटल ही गलत है। निकाह किया तो राखी से फातिमा बनी। फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुसलमान माने या नहीं। देखिए इंडियन अदाकारा राखी सावंत की शोहरत, तनाज़ात और कैमरे के पीछे की जिंदगी। निकाह किया तो राखी से फातिमा बनी, तो सर्टिफिकेट हो जाता है, सर्टिफिकेट से आपको उम्रे का आपको वो बन जाता है। मैं इस्लाम में हूँ, अल्लाह से बिलीव करती हूँ, सारे नबियों को बिलीव करती हूँ, जीसस क्राइस्ट को भी बिलीव। पाकिस्तान में HIV की दवा तो मुफ्त मिलती है, मगर सेक्स वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों मुश्किल है। पाकिस्तान में HIV के मरीजों में एक बड़ी तादाद खवातीन सेक्स वर्कर्स की भी है। इनके पेशे से जुड़े मुआशरती रवैयों की वजह से यहाँ उनकी शनाख्त छुपाई जा रही है। समझ ले कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं तो बिस्तर पे समझ ले लेट गई थी, ना हिम्मत थी चलने फिरने की, ना कहीं अंदर बाहर जाने की। मेरे तो बस समझ जिस्म बेजान हो गया था। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और वो ईरान के खिलाफ किसी तबाहकुन कार्रवाई से पहले तेहरान को एक आखिरी मौका देना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात के पहले मरहले में आबनाए हुर्मुज़ को खोलने और दूसरे मरहले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बात की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमेरिका ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। सदर ट्रंप ने दावा किया कि गुज़िश्ता रात उन्होंने ईरान के खिलाफ एक बड़े फौजी हमले का फैसला कर लिया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि ये दूसरी आलमी जंग के बाद किसी भी हमले से ज़्यादा सख्त होता। ताहम ट्रंप के मुताबिक हमले की तैयारी के दौरान ईरान की जानिब से रब्ता किया गया और तेहरान ने कहा कि वो मुआहदा करना चाहता है। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि ईरान के अलावा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और खित्ते के दीगर ममालिक ने भी रब्ते किए और ईरान के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर जोर दिया। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने खास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ के मामले
हमले पर बात करने की ख्वाहिश जाहिर की है। ताहम उनका कहना था कि उनके लिए आब नए हुर्मुज़ को खोलने से ज़्यादा अहम ईरान की जौहरी सलाहियत का खात्मा है। अमेरिकी सदर ने कहा कि अगरचे ईरान इन मुज़ाकरात की तरदीद करता है, लेकिन उनके मुताबिक बातचीत ईरान की दरख्वास्त पर हो रही है और इसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर ममालिक की हिमायत भी शामिल है। When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now, we're talking. And we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. दूसरी जानब ईरानी हुकाम अमरीकी सदर के इस मौक़िफ़ की तरदीद कर चुके हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान और अमरीका के दरमियान कोई मुज़ाकरात जारी नहीं और न ही किसी मुलाकात का मंसूबा तय किया गया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी कहा है कि ईरान अपनी सरहदों और इलाकाई सालमियत का दिफा करेगा, ताहम वो जंग को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद नहीं। यूं एक तरफ वाशिंगटन मुज़ाकरात को ईरान के लिए आखिरी मौका करार दे रहा है, जबकि दूसरी जानब तेहरान अमरीकी दावों को मुस्तरद कर रहा है। इस सूरत हाल में आब नए हुर्मुज़ और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर इख्तलाफात के बावजूद सिफारती राब्तों की खबरें खित्ते में जारी कशीदगी के दौरान खासी अहमियत इख्तियार कर गई हैं। मशरक़े वस्ता में मौजूद योलन नेल से ये जानते हैं कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज़ की खबरें कहाँ तक दुरुस्त हैं, दोनों ममालिक किन मामलात पर बात करना चाहते हैं और क्या वाकई सिफारतकारी के जरिए जंग के खात्मे की कोई उम्मीद पैदा हुई है। एतवार की रात सदर ट्रंप ने सिर्फ इतना इशारा दिया कि ये मुज़ाकरात पीर की दोपहर को होंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि इनमें कौन शरीक होगा और ना ही ये बताया कि ये कहाँ मुनक्किद होंगे। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आबनाए हुर्मुज़ और ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक मुआहदे के लिए बुनियादी खदोखाल तय कर दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने किसी हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए कोई टाइम टेबल तय नहीं किया। हमारी मालूमात के मुताबिक अमरीकी इत्तेहादी और सालिस जून के महीने में अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले इस मुआहदे को दोबारा फाल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक MOU था और इसका मकसद हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए राह हमवार करना था। लेबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी जंग में इमदादी कारकुनों ने बहुत भारी कीमत चुकाई है। लेबनान की वजारत सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च में तनाज़ा शुरू होने के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 130 से ज़्यादा इमदादी और तिब्बी कारकुन हलाक हो चुके हैं। कैरिन टॉर्बल लेबनान में एक ऐसे सिविल डिफेंस कारकुन से मिली हैं जिन्होंने दोनों जंगों के दौरान फ्रंट लाइन पर खिदमत अंजाम दी और दोनों तनाज़ात में ज़ाती नुकसान भी बर्दाश्त किया। उनकी रिपोर्ट पेश कर रही हैं किरण फातिमा। 2006 से 2026 20 साल हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान 3 तबाहकुन जंगें और बार बार दोहराए जाने वाले अलमी और हौलनाक वाक़यात। 12 जुलाई 2006 को लेबनान में जंग शुरू हुई तो हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों को इस इरादे से हलाक और अगवा किया ताकि उन्हें उन लेबनानी और अरब कैदियों के तबादले के लिए इस्तेमाल किया जा सके जो इसराइल की कैद में थे। उस वक्त अली सफीउद्दीन 19 साल के थे। वो ताइर में सिविल डिफेंस के साथ एक रज़ाकार के तौर पर काम कर रहे थे, जहाँ शहरी जंग से बचने के लिए पनाह लिए हुए थे। उनमें उनकी बीवी और बेटी लिन भी शामिल थीं। जंग के चौथे दिन इसराइली फौज ने ताइर में उस इमारत पर बमबारी की जिसमें सिविल डिफेंस का मरकज कायम था। उस वक्त इसराइली फौज का कहना था कि उसने शहर में हिजबुल्लाह की एक तंसीब को निशाना बनाया था। अली का इसरार है कि उस इमारत में सिर्फ सिविल डिफेंस के एहलकार और आम शहरी मौजूद थे। मुझे मेरी बेटी इसकी माँ की बाहों में मिली। मेरी बीवी के बाजू पर श्रैपनल लगा था और ऐसा लग रहा था जैसे बाजू जुदा हो गया हो। एक और श्रैपनल मेरी बेटी की गर्दन पर लगा। दोनों बुरी तरह झुलस चुकी थीं। मैंने अपनी बेटी को उठाया, इसकी सांसें अभी चल रही थीं। वो बुरी तरह जल चुकी थी और इसे शदीद जख्म आए थे। लिन नहीं बच सकी। आज वो 21 साल की होती। 20 साल बाद अली के लिए एक और दर्दनाक नुकसान, हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान एक और जंग के दौरान। इस बार चिंगारी 2023 में हिजबुल्लाह की जानिब से भड़की जो गजा की हिमायत में थी।
2024 में जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन इसराइल लेबनान पर हमले करता रहा। फिर मार्च 2026 में हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल की जानिब रॉकेट दागे। ये इसराइली हमलों के जवाब में और ईरान के सुप्रीम लीडर की हलाकत का बदला लेने के लिए थे। तब तक अली ताइर में सिविल डिफेंस सेंटर के डायरेक्टर बन चुके थे। अप्रैल के आखिर में वो सिविल डिफेंस के पैरामेडिक्स के साथ जनूबी लेबनान में एक इसराइली हमले के बाद रेस्क्यू मिशन पर निकले। उन्होंने पहले एक जख्मी को निकाला, फिर उसी मकाम पर इसराइली फौज ने दोबारा हमला किया, जिसमें अली के साथ मौजूद तीनों पैरामेडिक्स हलाक हो गए। हमने जख्मी शख्स को बाहर निकाला। जब हम इसे उठाकर ले जा रहे थे तो हादी और हुसैन ने मुझसे कहा, जाकर एम्बुलेंस करीब ले आओ। मैं इन्हें जख्मी को उठाने छोड़कर एम्बुलेंस लेने चला गया। मैं गाड़ी तक पहुंचा और इसमें बैठ गया। मैंने रेयर व्यू मिरर में पीछे देखा। अचानक मुझे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। एक मिसाइल सीधा स्ट्रेचर के दरमियान आकर लगा। बस सब कुछ वहीं ख़त्म हो गया। इसराइली फौज का कहना था कि उसने हिजबुल्लाह के एक कमांडर को निशाना बनाया, जो फौजी अहलकारों के करीब काम कर रहा था। ताहम इस दावे के हक में कोई सबूत पेश नहीं किया गया। 2006 को 20 साल गुजर चुके हैं। हथियार पहले से कहीं ज़्यादा जदीद हो चुके हैं और उनसे होने वाली तबाही और हौलनाकी का तस्वर करना भी मुश्किल होता जा रहा है। जंग होती है, लेकिन 2006 और 2026 की जंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। इस जंग की बमबारी को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इन रॉकेटों की तबाहकारी और ताकत को बयान करना मुमकिन ही नहीं। अली की ज़िंदगी के ये अलमिये, चाहे वो दुख जो उन्होंने खुद सहे या वो बेशुमार सानहात जिनके वो अपने काम के दौरान गवाह रहे, एक मुल्क और उसकी नस्लों की तकलीफ की कहानी बयान करते हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। हमने एहतजाजी तहरीक के मरकज़ रावलाकोट शहर तक रसाई हासिल की और वहाँ मौजूद मुजाहिरीन और मुकामी अफराद से बात की। इस एहतजाजी तहरीक के मुतालबात क्या हैं और हालात इस नहज तक कैसे पहुँचे और अब वहाँ क्या सूरत हाल है, तफसील जानते हैं कैरोलिन डेविस की इस रिपोर्ट में। हफ्तों से जारी एहतजाज के दौरान दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। ये वही शहर है जहां एहतजाज शुरू हुए थे और अब तक कोई सहाफ़ी शहर के अंदर नहीं जा सका था। हालिया तशद्दुद के बाद रावलाकोट की सड़कें सुनसान हो गई हैं, शटर नीचे और शहर तकरीबन बंद है। मुजाहिरीन की क़यादत मकामी कारकुनों का एक ग्रुप JAAC कर रहा है। उनके मुतालबात में सस्ती बिजली, तालीम और इंतखाबी इस्लाहात शामिल हैं। ताहम हुकाम ने हमें ये वीडियोस भेजी और कहा कि उनमें मुजाहिरीन को हथियार उठाए देखा जा सकता है। हुकाम के मुताबिक ये मुसल्लह बैरूनी फंडेड दहशतगर्द हैं जो खित्ते के इंतखाबात में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हलाकतों की तादाद पर इख्तिलाफ है, ताहम हमें एक के बाद एक ऐसा ख़ानदान मिला जिसका कहना था कि उनके अजीज़ मुजाहिरों में गोली लगने से हलाक हुए। जिन अफराद ने हमसे गुफ्तगू की, उनकी हिफाजत के पेश नज़र हमने उनके चेहरे छुपा दिए हैं। जब उसको शौक ही था, वो कहता शाहत का बहुत बड़ा रुतबा था, हक के लिए लड़ते हैं, गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारी। SRC क्लिनिक में गोली लगने से ज़ख्मी होने वाला एक और शख्स हलाक हो गया। मुजाहिरीन मकामी हस्पताल पर भरोसा नहीं करते। उनका कहना है कि फ़ौज उन्हें वहाँ से गिरफ्तार कर सकती है। हमने इनसे सिर्फ सस्ता आटा और अपने अस्पताल, अपनी मशीन की डिमांड मांगी थी। ये हमारे भाइयों को शहीद खा रहे हैं, हमारा क्या कसूर है। तिरपालों के नीचे एक इजाफी कमरे में रखे महदूद तिब्बी सामान के साथ डॉक्टर जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। हमारे पास इतना फर्स्ट एड है कि हम किसी की जान बचा सकें, ठीक है, हम खून बंद कर सकें, ठीक है, हम वूंड मैनेजमेंट कर सकें, ठीक है, हम अमवात और ज़ख्मियों का रिकॉर्ड हाथ से दर्ज किया जा रहा है। हमें बताया गया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इस क्लिनिक में तकरीबन 50 शदीद ज़ख्मी मरीजों का इलाज किया गया, जिनमें अक्सरियत की उम्र 40 साल से कम थी। हुकाम का कहना है कि मुजाहिरीन को अस्पतालों से गिरफ्तार नहीं किया गया और हलाकतों की तादाद से इख्तिलाफ किया। हुकाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पुरअमन मुजाहिरीन पर बिला इम्तियाज फायरिंग की भी तरदीद की है। उनका कहना है कि
कार्रवाई उन अफराद के खिलाफ की गई जिन्होंने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमला किया, तहफ़्फ़ुज़ आमा को खतरे में डाला या कार्य सरकार में मुदाखलत की। हुक्काम ने JAAC पर अपने खिलाफ गलत मालूमात पर मबनी मुहिम चलाने का इल्ज़ाम भी आयद किया। सिक्योरिटी एहलकार भी हलाक हुए हैं, ताहम JAAC का कहना है कि वो पुरअमन है। लेकिन जब मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे अनासर जो जिनको कंट्रोल ये करते हैं वो हमारी सफ़ों के अंदर भी घुसाए गए हैं, वो हमारी सफ़ों के अंदर मौजूद नहीं लेकिन कई साइडों पर यकीनन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इन दावों पर कोई सबूत फराहम नहीं किए। ये झड़पें जो यहाँ से शुरू हुई अब खित्ते के दारुल हुकूमत समेत दीगर शहरों में भी फैल चुकी हैं। एक हसास इलाके में इंतखाबात और एहतजाज का खतरनाक इम्तजाज मौजूद है। रियासत जम्मू कश्मीर का ये जो पाकिस्तानी इंडिया में हालिया मुजाहरों के दौरान इंतज़ामिया की जानिब से पैलेट गन के इस्तेमाल पर एक बार फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई में ज़ख्मी होने वाले मुजाहिरीन में शामिल शेख इरशाद मंसूरी को नई दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज हुआ है। अब शेख इरशाद मंसूरी समेत दीगर अफराद ने इंडिया की सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए दरख्वास्त दायर की है कि आम शहरियों के हजूम को मुंतशिर करने के लिए धाती पैलेट गन के मुकम्मल या जुज़वी इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए। जुगल प्रोहत ने शेख इरशाद मंसूरी से बात की और जानने की कोशिश की कि पुलिस कार्रवाई में जख्मी होने के बाद उनकी ज़िंदगी किस तरह मुतासिर हुई है। वो मोमेंट कैसा था जब आपको सबसे पहले ये पैलेट गन से आपकी इंजरी हुई? व्हाट वाज इट लाइक? आपको कैसा महसूस हुआ और क्या हुआ उस मोमेंट में? मैं राजीव चौक से निकल के इनर सर्कल से जंतर मंतर की साइड जा रहा था और मैंने देखा कि वहाँ पे जो पुलिस के जवान थे और जो RAF के थे, रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान थे, वो अचानक से लाठी चार्ज स्टार्ट कर दिए हैं। एंड जब मैंने देखा तो मैं भी हल्का हल्का से अपने कदमों को पीछे की साइड ले जा रहा था और फिर मैंने देखा कि अचानक से वहाँ से बहुत सारी संख्या में, बहुत सारी क्वांटिटी में कुछ टीयर गैस के ग्रेनेड्स, जो टीयर गैस के बॉम्ब्स होते हैं, वो लॉन्च किए गए, जो कि काफ़ी मतलब 2 से 3 मेरे जस्ट पैरों के नीचे गिरे। एंड देन उसके साथ दोनों चीज़ें उनका कंटिन्यू हुआ, लाठी चार्ज भी वो करने लगे। सो हम उस टाइम पे अपने हाथों को उठा के केवल यही रिपीट कर रहे थे कि वी आर नॉट लाइक टेररिस्ट, वी आर नॉट एंटी नेशनल, वी आर नॉट हियर फॉर वायलेंस। हम यहाँ केवल शांति से आए हैं और हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। एंड सडनली आई सॉ कि एक RAF के जवान थे, उन्होंने अपना एक पोज मेंटेन किया। द पोज वाज लाइक दिस। सो एवरीवन वाज थिंकिंग कि दिस इज फॉर थ्रेटनिंग। एंड हमें उस टाइम पे पता भी नहीं था कि वो गन कौन सी थी। हमें लगा वो नॉर्मल गन। उनके हाथों में वो गन देखी? हाँ, मैंने प्रॉपर वो गन देखी। कितने दूर थे आपसे? मैं लगभग उनसे 50 मीटर की डिस्टेंस पे था। एंड वहाँ पे कुछ और भी साथ में लोग खड़े थे, मैं किसी को नहीं जानता। मैं वहाँ पे प्रॉपर अकेले उस प्रोटेस्ट में गया था। एंड सडनली जस्ट लाइक आफ्टर 5 सेकेंड्स आई हर्ड अ साउंड ऑफ फायर। अच्छा, ओके। मैंने साउंड सुना और अचानक से एक गोली, एक बॉम्ब जो भी था, वो आके मेरे आईब्रो के कॉर्नर पे हिट हुआ। जब वो यहाँ हिट हुआ तो उसके कुछ पैलेट्स थे, उसके जो पार्टिकल्स थे वो स्कैटर्ड होके मेरे फेस के डिफरेंट स्किन पे पेनिट्रेट किए, मेरे स्किन को, मतलब मेरे चेहरे के अलग अलग हिस्से पे जाके मेरे स्किन के अंदर एंटर हुए। एंड देन वो उसका कारतूस यहाँ से रिफ्लेक्ट करके मेरे यहाँ पे अगेन यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे हिट किया। एंड जो उसके रिमेनिंग पार्टिकल्स थे वो आगे वापस से स्कैटर्ड हुए और मेरे ये लोअर चिन में, मेरे मेन नेक में और मेरे शोल्डर, राइट शोल्डर में, यहाँ पे उसके जो पार्टिकल्स थे वो अगेन मेरे स्किन के अंदर पेनिट्रेट हुए और मेरे स्किन के अंदर एंटर हुए। इस पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर आप क्या सोचते हैं आज? अगर सामने कोई प्रोटेस्टर है जिसके हाथ में कोई गन है या फिर कुछ ऐसा आइटम है जो वायलेंस क्रिएट कर सकता है, अगर आप उसको तब यूज़ कर रहे हैं, वो लगता है कि ठीक है, पुलिस अपने कंट्रोल, मतलब अपने खुद के बचाव के लिए यूज़ करे। बट अगर सामने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, आप उनके ऊपर करो, ये टोटल ही गलत है। मेरे नज़रों में बिल्कुल 100% गलत चीज़ है। बिकॉज स्टूडेंट्स के ऊपर ये इतना डेंजरस, इतना इंजर्ड, मतलब जो इतना इंजरी दे सकता है, इतना मतलब ये वेपन यूज़ करना काफ़ी गलत है।
इंडियन अदाकारा और सोशल मीडिया शख्सियत राखी सावंत की रील्स, वीडियोस और बयानात अक्सर खबरों और सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बनते हैं। लेकिन कैमरे के सामने नजर आने वाली राखी सावंत के पीछे की जिंदगी कैसी है? वो अपने बनाए गए कंटेंट, शोहरत और मुसलसल तनकीद के बारे में क्या सोचती हैं? सर्वप्रिया सागवान ने राखी सावंत से मुलाकात में इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश की है। तो मैं आपको क्या बुलाऊं, राखी के नीरू? नीरू कोई भी नहीं है। नीरू नहीं है? आप मुझे राखी बुलाइए। लेकिन हम नीरू को भी जानना चाहते हैं, थोड़ा सा राखी नहीं, को मुझे भी। नहीं जानना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यू डोंट, अब वो भूल चुके हैं नीरू। मुझे याद भी नहीं करना है। तो जब कंटेंट क्रिएटर जैसी टर्म हम लोगों को पता भी नहीं थी, तो आप तब से कंटेंट बनाती हैं, है ना? तो मतलब आप कह सकते हैं पहली, इंडिया की पहली कंटेंट क्रिएटर तो है ही। इंडिया की पहली लड़की हूँ जो कंटेंट क्रिएट करती थी। तब लोग मुझे जोकर कहते थे, कार्टून कहते थे, ये कुछ ये पागल लोग कार्टून कहते थे, क्या 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 मुझे नाम देते, हा ई हू, कैसे कर लेती है। और आज यही सब मुझे ही फॉलो कर रहे। मैं इंडिया की पहली लड़की हूँ जो ज्वेलरी, जब मेरा स्वयंवर हुआ था, वो फॉलो किया लोगों ने। कॉस्ट्यूम्स, मेरे घाघरा चोली, मेरी ज्वेलरी, डांसिंग स्टाइल, बी बॉइंग स्टाइल, बोलने का स्टाइल, अप फ्रंट जिसको बोलते हैं लड़की। मैं हिंदुस्तान की पहली लड़की हूँ जो लोगों ने मुझे फॉलो किया हर चीज से, A to Z, बोल्डनेस से लेकर, हेयर मेकअप से लेकर, कॉस्ट्यूम से लेकर, स्टाइलिंग से लेकर, हर चीज। अब तो मैं बालों का भी वेरिएशन ला रही हूँ। अब वो भी लोग चेंज कर रहे हैं। क्या एक ही बाल? अपने आप को रिजर्वेशन करो, अपने आप को चेंज करो। आप जैसे सुबह, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप तब से कंटेंट क्रिएट करती है, लेकिन जैसे आप सुबह उठती हैं, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आज मैं क्या कंटेंट बनाऊंगी? कुछ सोचती हैं उसके बारे में कि आज कुछ करना है मुझे? जैसे आप टिकटॉक पे भी आप हैं, क्योंकि इंडिया में तो बैन हो गया, लेकिन आप दुबई में हैं, तो आप टिकटॉक स्टार वहाँ हैं। पे कोई कंटेंट नहीं बनाना होता है। मैं कभी नहीं, मैं खुद एक चलता फिरता कंटेंट हूँ, तो मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। खुदा ने मुझे एक अलग मिट्टी से बनाया है जिसमें कोई खोट नहीं है, जिसमें बहुत ही परफेक्ट हूँ। मैं रॉ हैं जैसे हैं। मैं रॉ हूँ, या मैं रॉ हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कैमरा के सामने अलग होती हैं और कैमरे से पीछे अलग होती हैं, ऐसा नहीं है? नहीं, आप सेम रहती हैं। कैमरे के पीछे भी मैं ऐसी हूँ। उसको पूछो, मेकअप वाले को पूछो, सेम हूँ। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। मैं हिंदुस्तान की पहली लड़की हूँ, आर्टिस्ट हूँ, कि मैं मीडिया के सामने विदाउट मेकअप भी जाती हूँ। विथ मेकअप तो सोने पे सुहागा होता है, वो आप खूबसूरत लगते हैं, लेकिन विदाउट मेकअप भी मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ। मेरे सारे दोस्त मुझे खूबसूरत कहते हैं, नॉट सूरत से, सीरत से। और मेरे बहुत फैन फॉलोइंग्स हैं, बहुत वर्ल्ड में। मेरी बेबाक, पहले लोग मुझ पर हंसते थे, टिप्पणी करते थे, गालियाँ देते थे, मुझे समझते नहीं थे। लेकिन आज जब कंटेंट ही रोजी रोटी हो गई है, तो लोग को समझ में आता है, भाई ये तो पैदा होते ही कंटेंट देती है। तभी तो वो डॉक्टर, जब मैं पैदा हुआ, डॉक्टर ने बोला वाह क्या कंटेंट पैदा हुआ है। मैं तो पैदा होते ही मैंने कंटेंट शुरू कर दिया। आप जिस तरह से बोलती हैं, पॉलिटिकल स्टैंड भी लेती हैं एक्चुअली, इसलिए उनको भी पसंद है। आपने अपनी पार्टी बनाई थी, मिर्ची पार्टी, आपको याद है? आप भी इलेक्शन लड़ रही थी एक बारी। नॉट इंटरेस्टेड टॉकिंग अबाउट दैट। नहीं, वो तो मुझे बलि का बकरा किसी ने बनाया था, ना मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है उस बारे में। आप तो रियलिटी शोज की क्वीन भी कहा ही जाता है ना। रियलिटी शोज में एक्चुअली आप रियल रही हैं उसमें, मतलब इज इट एक्चुअली रियलिटी? नहीं, अभी आपको रियल लग रही हूँ नहीं कि आपने 4 बॉडीगार्ड के मेरी कनपट्टी पे रखे? नहीं, इधर से कोई कनपट्टी पे रख के बात कर रहा है क्या? अभी आपको रियल नहीं लग रही हूँ? नहीं, आप तो रियल है, मैं रियलिटी शोज की बात। मैं वहाँ पे ऐसी हूँ ना। क्या आप वहाँ पे रियल होती हैं कि वहाँ पे आप? नहीं, एक मिनट, अभी जहाँ पे आपके सामने हूँ ना, उधर भी मैं ऐसे ही हूँ। उधर तो पैसे भी मिलते हैं। अभी शादीशुदा हैं या आपने शादी की है? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। आपने शादी की है पहले? उसके बारे में बात नहीं करते हैं। Okay. शादी की भी, तलाक भी हो गया, बर्बाद भी हो गए, क्या जान के करोगे? मेरे जख्मों पर नमक डाल के क्या साबित करोगे तुम? अरे हम तो जिंदा लाश है। अगर आर्टिस्ट और लोग आपके फैंस हैं तो आपकी लाइफ के बारे में जानना ही चाहते हैं। जैसे आप भी शाहरुख या सलमान, इन सब लोगों के बारे में क्यों नहीं जानना चाहेंगे? तो शाहरुख, सलमान, आमिर, ये मैं इनकी फेवरेट हूँ बाय द वे। यस ऑफ कोर्स, हम जानते हैं। दुशांत की भी मैं फेवरेट हूँ, नौरा की भी मैं फेवरेट हूँ, पूरे बॉलीवुड वालों की सबकी फेवरेट हूँ मैं। दे लव मी लाइक
XYZ. नहीं वो तो हमने देखा है कि They love me like heaven. सलमान खान भाई है मेरे. हाँ. अभी आपको लगता है कि आप तो पहले अपने कैटेगरी में एक ही एंटरटेनर थी, लेकिन अभी तो बहुत सारे हो गए हैं ना, उर्वशी रौतेला हैं या और ही हैं, आप क्या सोचती हैं उनको लेके? इनकी माँ हूँ मैं. ओरिजिनल डेवा भाई, ओरिजिनल हूँ मैं, ओजी राखी सावंत. आप किसी रिलीजन को मानती हैं? मतलब क्योंकि आप हिंदू परिवार में आई थिंक आप पैदा हुई. मैं हिंदू परिवार में पैदा हुई. फिर लेकिन आप इस्लाम में भी गई. हाँ, क्योंकि मैंने मुस्लिम लड़के से शादी करी. और फिर आप इवन मक्का भी गई हैं, उम्रा करके आई हैं 8 बार. कैसी रही है आपकी इस्लाम की जर्नी? अभी करोड़ों लोग हिंदू मुस्लिम शादी करते हैं. बिल्कुल. मैंने भी करी. बट मेरी शादी सिर्फ 6 महीने टिकी. निकाह किया तो राखी से फातिमा बनी. तो सर्टिफिकेट हो जाता है. सर्टिफिकेट से आपको उम्रे का आपको वो बन जाता है, जाने के लिए. हाँ, परमिशन मिल जाती है. टाइम मैं इस्लाम में हूँ जी. अल्लाह से बिलीव करती हूँ, सारे नबियों को बिलीव करती हूँ, जीसस क्राइस्ट को भी बिलीव करती हूँ. जितनी भी चीज़ें आप मुझे बता रही हैं, चाहे वो जीसस में बिलीव करती हैं या आप इस्लाम में बिलीव करती हैं, ये आप सच में बिलीव करती हैं? दिस इज नॉट समथिंग अ पार्ट ऑफ योर कंटेंट या आपकी कैमरा की? मैं 5 टाइम नमाजी हूँ. अब मैं बताती हूँ, अगर कंटेंट है तो ये सिर्फ मुसलमान ही बता सकते. फजर की नमाज 2 रकात, जोहर की नमाज 4 रकात, असर की नमाज 4 रकात, मगरिब की नमाज 3 रकात, ईशा की नमाज 4 रकात, ताज्जुद की रात को 2 रकात करके पढ़ना, ये सब मैं पढ़ती हूँ. तभी आज मैं सुरक्षित हूँ. मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं सूरा कौसर से लेके सारे सब पढ़ती हूँ. मैं सिर्फ फोन इसलिए नहीं दिया खुदा ने कि गंदगी देखो, गंदगी देखो. लेकिन जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपको किसी ने कुछ कहा नहीं इसके बारे में कि नहीं ये क्यों कर रही हो, या आपको एक्सेप्टेंस मिला एक्चुअली इस्लाम? मैंने शादी करी ना भाई. लेकिन एक्सेप्टेंस मिला लोगों से कि आप इस्लाम के यहाँ आप नहीं, वो तो मुझे इस्लाम मुस्लिम मानते ही नहीं है. नहीं मानते तो भाड़ में जाए, मुझे क्या करना देना है. वो तो उनको तो चलता है मैं थोड़ा एक्सपोज करती हूँ, बॉलीवुड में काम करती हूँ अपने पेट के लिए, अपने लोन के लिए, छोटे कपड़े पहनती हूँ, ये मुस्लिम नहीं है. अरे तुम कौन हो रे मुझे मुसलमान ना बोलने के लिए या इस्लाम में ना लाने के लिए? मुझे हक है मेरी जिंदगी का, लोकतंत्र में, कि मैं कौन से धर्म को चुनूं. मेरी माँ मरी क्रिश्चियनिटी में, मेरे पिता मरे हिंदू में. मुझे खिलाने वाला, सांसें देने वाला मेरा खुदा है. मेरे कपड़ों में मत जाओ. मेरे नाखून नहीं है क्योंकि मैं नकली नाखून नहीं लगाई हूँ. देखो क्यों? क्योंकि मैं नमाज पढ़ती. अच्छा, ये मुझे नहीं पता था ये सब होता है. अब आपका घर कहाँ है? ये मुंबई में है कि दुबई में है? मेरा घर दुबई में है, कनाडा में है और मुंबई में है. अच्छा, बहुत बढ़िया. और एक भी घर है स्वर्ग में. दुबई में क्या काम करती हैं अभी? मैं दुबई में भीख मांगती हूँ. टिकटॉक एक है, वहाँ पर बैठ के ना मुझे बहुत सारे कॉइन्स पड़ते हैं. मैं जॉब करती हूँ. वहाँ के लोगों ने मुझे ब्लू टिक में साइन किया हुआ है, तो रोज़ मैं 6 घंटे बैठती हूँ टिकटॉक पर. और मुझे दुबई में कभी 5,000 दिरहम, कभी 10,000 दिरहम, कभी $5,000, कभी $10,000 पर डे. मेरी औकात नहीं है. मुझे मेरा खुदा देता है, मेरी औकात नहीं है. तो अभी आपके वहाँ पे फैंस आपको जानते हैं वहाँ पे, कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग वहाँ पे मिलते होंगे आपको दुबई में, आपको पहचानते हैं राकेश साहब? हाँ, सारे पाकिस्तान के लोग मेरे दोस्त हैं वहाँ पर. हाँ, मेरे पूरे बिल्डिंग में रहते हैं वो. कितने साल हो गए वो आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए? 20 साल. 20 साल. लेकिन आपको इंडस्ट्री के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? आई लव माई इंडस्ट्री. मुझे हर हालत में मेरी इंडस्ट्री ने प्यार किया है. मैं C ग्रेड से लेकर A ग्रेड तक काम किया है और मुझे कोई शर्म नहीं है. लेकिन आपका क्रिटिकल व्यू क्या है इंडस्ट्री के बारे में, अबाउट लोगों की दोस्तियां, एम्बिशन, रिलेशनशिप्स? देखिए, ऐसा नहीं कि मेरे साथ आपके साथ अच्छे हैं लोग, कोई किसी का कोई नहीं है इस दुनिया में. चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है. 3-3.5 साल बॉलीवुड में नहीं रही, बहुत सारे लोगों का रवैया अलग था मेरे लिए. शी इज फिनिश. राखी सावंत खत्म है. जब मैं सामने से भी गुजर जाऊँ तो मुझे अवॉइड करते थे. मैंने कहा बेटा तू मुझे अवॉइड कर ले, आऊँगी मैं वापस आऊँगी, मैं वापस आऊँगी. आई मैं वापस. दुबई की सड़क से टॉप फ्लोर पे पहुँच गई.
थैंक्स टू टिकटॉक, सबसे पहले थैंक्स टू मेरे अल्लाह खुदा, मेरे जीसस। मैं जैसा आपका हमने पर्सनालिटी देखी है और इस तरह की जो सोच आप बता रही हैं कि देखो मुझे और मैं तो कहाँ से उठी हूँ और मैं क्या किया है ना, ये आना इतनी आसान चीज़ नहीं है। मैं एक्चुअली जानना चाह रही हूँ कि आप आपके अंदर हिम्मत आती कैसे? आप रोज़ सुबह उठ के कैसे अपने को ऐसे वापस चलाती हैं? या जब आपके लो डेज़ होते तो आप कैसे उठती हैं? मैं उठती हूँ, मैं बहुत हिम्मत करती हूँ। उठ, खुद से ही बात करती, उठ। तुझे तो लोग गिराने वाले आएंगे, मारने वाले आएंगे, तुझे खुद ही उठना है। तू सहारा ले खुदा का, तू उठ। आप राजस्थान से हैं ओरिजिनली? नहीं। मैं मुंबईया लड़की हूँ, महाराष्ट्रियन। हाँ, मेरी माँ गुजरात से थी, मेरे पापा मुंबई से थे। बस मैं यही पूछना चाहूंगी कि अब आखिरी और मैं यूनिवर्स से हूँ। आप तो यूनिवर्स से, आप तो सबकी हैं। तो आपको कभी ऐसा लगता है, कभी डर लगता है कि आप रेलिवेंट नहीं रहेंगी तो क्या होगा? मीन्स कभी जैसे अभी तो आप रेलिवेंट है ना, आप हमेशा रेलिवेंट रही हैं। 2000, 2010, 2020, देखो 26, मुझ में जब तक समय मैं चेंज हो गया ना? नहीं, जब तक मैं खुदा के साथ बनी हूँ, मैं हमेशा हिट रहूंगी। द डे मेरा पैर डगमगा गया खुदा से, उस दिन मैं जीरो हूँ। अभी तो मैं हीरो हूँ। आप खुदा के भरोसे हैं। मैं, मेरी जिंदगी खुदा के भरोसे है। जी, थैंक यू सो मच राखी। शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में HIV से मुतासर अफराद में ख़वातीन सेक्स वर्कर्स भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। अगरचे मुल्क में HIV की अद्वियात मुफ्त दस्तियाब हैं, ताहम समाजी दबाव, बदनामी के खौफ और अपनी शिनाख्त ज़ाहिर होने के खदशात के बाइस बहुत सी ख़वातीन ना तो रजिस्ट्रेशन करवा पाती हैं और ना ही बर वक्त इलाज हासिल करती हैं। रूहान अहमद की रिपोर्ट में देखिए कि HIV से मुतासर ख़वातीन सेक्स वर्कर्स को इलाज के हसूल में किन मुश्किलात का सामना है और एक निजी इदारा साबिक ख़वातीन सेक्स वर्कर्स की मदद से उन्हें अद्वियात के साथ साथ तालीम और रहनुमाई और आगाही कैसे फ्राहम कर रहा है। जब उनको कह दो ना कि नहीं आप एक दफ़ा कॉन्डम ले लें तो सही हो जाएगा, फिर वरना मैं ये काम नहीं करूँगी, तो फिर वो मान लेते हैं, सम टाइम मान लेते हैं, सम टाइम नहीं भी मानते। डॉक्टर्स ने बताया है कि आप अगर दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं आपको कोई ख़तरा नहीं, तो लिहाजा आप कंडम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आपको कोई ख़तरा नहीं है, आपके पार्टनर को भी कोई ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान में 2025 के आदाद शुमार के मुताबिक HIV के मरीजों की कुल तादाद 84,421 थी, लेकिन वजीर सेहत का कहना है कि एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में HIV के मरीजों की कुल तादाद 3 लाख से ज्यादा है। पाकिस्तान में HIV की अद्वियात आम मार्केट में दस्तयाब नहीं और रजिस्टर्ड मरीजों को ये अद्वियात हुकूमत की तरफ से मुफ्त फराहम की जाती हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में HIV से मुतासरा लाखों अफराद खुद को सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे। लेकिन ऐसा क्यों है? मैंने ये जानने के लिए HIV से मुतासरा अफराद से बात की। पाकिस्तान में HIV के मरीजों में एक बड़ी तादाद ख़वातीन सेक्स वर्कर्स की भी है। इनके पेशे से जुड़े मुआशरती रवैयों की वजह से यहाँ उनकी शनाख्त छुपाई जा रही है। समझ ले कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं तो बिस्तर पे समझ ले लेट गई थी, ना हिम्मत थी चलने फिरने की, ना कहीं अंदर बाहर जाने की। मेरे तो बस समझ लो जिस्म बेजान हो गया था। जिसम में पेन्स होती थी, ना चल पड़ सकता था बंदा, ना बंदा कहीं आ जा सकता था, फैमिली में जा सकती थी, मिल सकती थी, कुछ खाना मैं खाती भी थी लेकिन मुझे वॉमिटिंग आ जाती थी, समझ ही नहीं आती थी मुझे हुआ क्या। शादी को 12 साल हो गया था तकरीबन, मैंने 8 साल काम किया। यही फील किया था कि मुझे हो सकता है इस काम से हो गया हो या मेरा मियाँ नशा करता उससे हो गया। पहले पता नहीं था कि इस काम से ये मसला भी हो सकता है, तो उसके बाद जब पता लगा था तो जिंदगी तो बर्बाद ही थी। क्या आप उन्हें बताती हैं इस बीमारी के हवाले से कि आपको ये HIV का फर्ज है? कभी डॉक्टर को नहीं, कहीं बाहर हो गया तो चेक करवाने चले गए, उधर नहीं बताते। अच्छा, तो इसमें ये भी तो एक पहलू है ना कि HIV लगता भी है, खासतौर पर सेक्स से। फिर उनको बताते तो नहीं है सर, चुप करके फिर अपना काम है करना है, बस हमें तो पैसे चाहिए ना। डर तो बहुत लगता था, इसलिए छोड़ दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी और को भी हो मसला। तो मजबूरी है, क्या करें, गरीबी है, घर में बच्चे हैं, कैसे उनका पेट पाले। बाज़ लोगों की बातें भी सुनने को डॉक्टर्स की मिली हमें कि ये भी ऐसे होता है, गलत औरत है ये। इन खवातीन को मुआशरे के साथ साथ डॉक्टरों की जानिब से भी
तासुब का सामना करना पड़ा। इन सेक्स वर्कर्स का कहना है इन्हीं मुआशरती रवैयों की वजह से बहुत से मरीज अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने से कतराते हैं। जब हम दवाई लेने गए तो उन्होंने हमारे साथ इतना बुरा बिहेव किया था कि HIV है आपको, हमारे बर्तनों में खाना नहीं खाना, हमारे पास नहीं बैठना, वॉशरूम नहीं हमारा यूज़ करना, टॉवल नहीं पकड़ना। बच्चों से नफरत बड़ी बेटी को तो नहीं था, उस टाइम बड़ी बेटी तो नहीं थी, बड़ी बेटी को सारे कहते थे अंदर जम्स लग जाएंगे, इन्हू परे करो, बच्चों चक ना वड़ दे, बच्चों फड़ ना ले। ऐसे में एक NGO सेक्स वर्कर्स को रजिस्टर करवाने और उनको अद्वियात तक रसाई देने में हुकूमत की मदद कर रही है। उन्होंने इलाज शुरू किया तो मेडिसिन आसानी से मिल जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ठीक हूँ। जब हमें बताते हैं कि नहीं ये इतनी महंगी और ये आप लोग की ज़िंदगी के लिए है कि ज़िंदगी बच जाएगी तो ये आप खाओ, तो फिर हमें इसकी अहमियत पता चलती है कि अच्छा मतलब ये डब्बी इतनी महंगी है, 1 लाख की डब्बी है। फीमेल सेक्स वर्कर्स के साथ काम करते हुए हम तकरीबन अब तक 60,000 ख़वातीन को रजिस्टर कर चुके हैं लाहौर में, और इन ख़वातीन को हम पहुंचते हैं HIV प्रिवेंशन सर्विसेज के साथ, जो कि ग्लोबल फंड और UNDP की तरफ से हमें फ्राहम की जाती हैं। इन सर्विसेज में शामिल हैं फ़ीमेल सेक्स वर्कर्स को कॉन्डोम्स और लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करना, उनको सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए इलाज और तशख़ीस और इलाज की सहूलत फराहम करना। ये दवाइयाँ भी ग्लोबल फंड के ताउन से हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मखसूस अस्पतालों में देते हैं। हमें पंजाब के 45 के करीब हॉस्पिटल्स हैं जिनमें अब ये दवाइयाँ मुफ्त अवेलेबल हैं। जितनी भी हमारी HIV पॉजिटिव फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, हम उनको एजुकेट करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि वो बगैर कॉन्डोम के सेक्स ना करें, अपने क्लाइंट्स को एम्पावर करें इस पे कि वो कॉन्डोम के साथ ही सेक्स करें उनके साथ, और अगर वो उनके साथ बगैर कॉन्डोम के सेक्स करने के लिए उनको मजबूर करते हैं तो फिर वो अपनी ऑप्शंस पे गौर करें, क्योंकि हम उनको ये भी बताते हैं कि ये सिर्फ अब उनके लिए ख़तरा नहीं है कि आपसे उनको HIV हो सकती है, ये आपके लिए भी ख़तरा है कि अब आपने HIV पॉजिटिव होते हुए इन्फेक्शंस नहीं लेने। ये NGO माजी में बतौर सेक्स वर्कर्स काम करने वाली ख़वातीन को रज़ाकार के तौर पर मुंतखब करती है ताकि वो ख़वातीन सेक्स वर्कर्स को अद्वियात और सेहत की सहूलियात तक रसाई हासिल करने पर आमादा कर सके। ज़ाहिर है हम तो उन्हीं में से हैं, उनके साथ हमारे पहले से ताल्लुकात हैं, तो इसलिए वो थोड़ा कंफर्टेबल खुद को मतलब इजी फील करती हैं। अगर कोई न्यू बंदा जाए उनके साथ उस तरह से उनकी रैपो ना हो, उस कम्युनिटी से ना हो, तो फिर ज़ाहिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। उनके नेटवर्क ऑपरेटर जो हैं वो उन तक जो है हमें एक्सेस नहीं देते। चलें अगर हम उन तक पहुंच भी जाएं और उनके टेस्ट हम करना भी चाहें तो वो हमारे सर पे खड़े रहते हैं, वो हमें उनसे बात नहीं करने देते। ये मुआशरती रवैये ही हैं जिनके सबब लोग इलाज के लिए आगे नहीं आते। हुकूमत ने तो पूरे पाकिस्तान में इदारे बना दिए, अस्पतालों में अद्वियात दे दी। माशरा हमारा एक स्टिग्मा जिसे कहते हैं, बदनामी का खौफ, ये लोगों को मजबूर करता है कि वो इलाज ना कराएं। जैसे ही कोई शख्स मर्द या औरत दवाई शुरू करता है, विदिन 90 दिन के अंदर उसका वायरस बढ़ना रुक जाता है और वो फिर फैलाव का बायस नहीं बनता। हमारे लिए कोई क्लिनिक खोल दे कि हम जिधर जाके आराम से किसी डॉक्टर को अपना समझ के हम अपनी बातें कर सके, हम अपना चेकअप करवा सके, जो हमसे तसल्ली से बात सुन ले और प्यार से हमें पेश आके तो हमारी सुन ले बात। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोह हूसियों ने सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। यमनी हूसी तहरीक के फौजी तर्जमान याहिया सरी ने ऐलान किया कि ड्रोन के जरिए सऊदी अरब में वाक़िए नजरान एयरपोर्ट पर हसास हदफ को निशाना बनाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि जनूबी सऊदी अरब में वाक़ इस एयरपोर्ट को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि इसके जरिए यमनी इलाकों हुज्जा और सादा में ड्रोन उड़ाकर फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई थी। ताहाल सऊदी अरब की जानब से इस दावे पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया है।
कतर का कहना है कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़े के सिफारती हल की तलाश के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। ताहम इसके मुताबिक आइंदा दिनों में बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं है। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा कि हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि तमाम फरीक़ैन के साथ सालिसों की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने साफियों को बताया कि मुज़ाकरात की तवज्जो एक मुख्तसर मुद्दती हल पर है जो बातचीत की बहाली और मजमूई सालिसी के अमल में वापसी में मदद देगा। वाज़ेह रहे कतर पाकिस्तान के साथ मिलकर ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। रूस के ज़ेर तसल्लुत क्रीमिया में एक फौजी एहलकार की बज़ाहिर अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। मास्को की जानिब से तैनात इलाकाई गवर्नर मिखाइल राजोव का कहना है कि मुसल्लह शख्स ने अपने साथी फौजी एहलकारों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक फौजी हलाक और एक जख्मी हो गया है। इसके बाद इस फौजी एहलकार ने गाँव में 3 शहरियों को कत्ल कर दिया, जिनमें 71 और 59 साल 2 मर्द और 64 साल एक खातून शामिल हैं। फायरिंग के इस वाक़े में मज़ीद 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इलाकाई गवर्नर के मुताबिक हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है और फायरिंग के मुहर्रकात की तहकीकात जारी हैं।